बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, सामाजिक एकता और न्याय संगत समाज प्रणाली की स्थापना की। मैं उस महाराष्ट्र की पुत्री हूँ जहाँ महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु अनेक आंदोलन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। मैं उस महाराष्ट्र की बेटी हूँ जहाँ के महान सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान के रूप में एक सशक्त और न्याय संगत लोकतांत्रिक मूलाधार प्रदान किया। पर आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार के शपथ विधि के बिल्कुल 5 दिन बाद उसी संविधान की प्रत की विटंबना की जाती है। मैं इस बात का निषेध करती हूँ। परभणी जिले में संविधान के प्रत की विटंबना की गई। संविधान के हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में जब मेरे विचार रखने का मौका मुझे मिला तो मैं ये जरूर कहूंगी कि संविधान सिर्फ एक किताब या नियमों की एक संगति सूची नहीं है, बल्कि मेरी जान है संविधान, मेरी पहचान है संविधान और इस देश की आत्मा है संविधान। दूसरी तरफ आजादी के 50 साल बाद तक अपने तिरंगे को और संविधान को न मानने वाले सत्ता पक्ष के लोग इस देश की उसी आत्मा को कमजोर और खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो संविधान का एक मूलभूत आधार स्तंभ है, उसी को लेके गाली या एक कलंक में रूपांतरित करने का प्रयत्न सत्ताधारियों द्वारा होने लगा है। सेक्युलरिज्म को आज भी इस भारत देश की पहचान है, उसे सत्ताधारी पक्ष एक कमजोरी कर रहे हैं या एक बीमारी साबित करने की होड़ में लग गए हैं। संविधान की किसी भी चर्चा या बहस को ये लोग सिर्फ इमरजेंसी पर ले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारी पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के हालातों के मद्देनजर वो संवैधानिक कदम उठाए थे और उस दौरान हुए गलतियों की माफी भी देश के जनता से मांगी थी। और इतना ही नहीं, उनके विरोधियों ने गठित की गई कमेटी ने उन पर लगे सारे इल्जामों से उन्हें बारी कर दिया था। मैं आज इस सदन में पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, सॉरी 400 पार का नारा फेल होने के बाद एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप मणिपुर पर देश की जनता से माफी कब मांगोगे? आप किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों के परिवारों की माफी कब मांगोगे? नोटबंदी के चलते हजारों लोगों के परिवार और छोटे कारोबार बंद हुए, उसके लिए माफी कब मांगोगे? हाथरस के लिए, उन्नाव के लिए आप माफी कब मांगोगे? आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए माफी कब मांगोगे? जो बदलापुर में मासूम बच्चों के ऊपर मोलेस्टेशन हुआ, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? जेल में बैठकर अपराधी मर्डर प्लॉट संरक्षण दे रहे हैं, उसके लिए आप कब माफी मांगोगे? खैर, ये इनकी हिस्ट्री रही है या इनके डीएनए में है कि माफी सिर्फ खुद को बचाने के लिए अथॉरिटी में बैठे लोगों से मांगते हैं, आम जनता से ये माफी नहीं मांगते हैं। सत्ताधारी पक्ष के संविधान पर दिए गए भाषण सुनकर हंसी आ रही थी और अचरज भी हो रहा था, क्योंकि जो लोग इस देश में संविधान स्थापित होने के बाद हर पल संविधान को कोसते रहते हैं और हमेशा इस संविधान के विरोधी रहे हैं, उन्हीं को आज संविधान के गुणगान करते देख मन में प्रसन्नता हो रही है और संविधान के प्रति मेरी निष्ठा द्विगुणित हो रही है, क्योंकि ये एहसास हो रहा था कितने ही पहाड़ बना लो, सच के आगे आखिर झुकना ही पड़ता है। तिरंगा को माना नहीं था। उन्होंने कहता कि 3 अंक अशुभ होता है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश अशुभ है? जो हम 3 रेखाएं माथे पे लिखते हैं वो अशुभ है? क्या त्रिशूल अशुभ है? ये मैं इन्हें पूछना चाहती हूँ। वर्ष 1993 में श्वेत पत्र में संविधान को कचरे का ढेर करार दिया था। क्या ये तिरंगे के खिलाफ
तत्काल संविधान को बदलने की मांग की थी। धन्यवाद। महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कमजोर समझती है, महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है। ये अफसोस होता है कि उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। इस बात का अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं। जनवरी 26, 2001 में इन्होंने तिरंगा माना और इतने सालों बाद तिरंगे को नागपुर में होस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इन्हें एहसास हुआ कि संविधान को ज्यादा छेड़ेंगे तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, इसीलिए अचानक संविधान के प्रति इनको प्यार उमड़ने लगा। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी ने, मैं उनका सम्मान करती हूँ, बयान में जाने अनजाने आजादी के बाद से लेकर 2014 तक सारी कांग्रेस सरकारों को ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जिसे कोई झुटला नहीं सकता। उनके मुताबिक संविधान की बदौलत एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना, लेकिन उसकी नींव सर 2 मिनट सर प्लीज। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूँ, मैं भारत का, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। अध्यक्ष महोदय, हिंदी की एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से। एक सेकंड, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल ठहरी कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय, आज मैं इस सदन में नहीं, कैमरा येऊ देना मैडम, कैमरा। मैडम स्पीकर, मैं आज इस सदन में क्रोध, वेदना और अपमान की भावना लेकर खड़ी हूँ। अपमान उन सिपाहियों का जिनको सीज फायर की ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक विदेशी से मिली। वेदना उन परिवारों की जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो दिया। और क्रोध इस सरकार पर जो आज तक पहलगाम के आतंकी हमलावरों को न पकड़ पाई है और ना ही उनकी कुछ सुराग ढूंढ पाई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे हमारी सेना की बहादुरी पर बिल्कुल संदेह नहीं है। मुझे हमारी सेना
की बहादुरी और वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है, पर इस सरकार की दुर्जनता की सीमा देखिए कि सेना के जवानों को लड़ने जरूर भेजती है, पर हमला होने के पहले दुश्मनों को आगाह भी कर देती है। हाँ, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री का बयान था। क्या यही कारण है कि हमारे जेट्स दुश्मन के द्वारा गिराए गए? क्या ये हमारी सेना के जवानों के जानों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? खैर, जो इंसान मानता हो कि इस सेना के जवान की तुलना में एक व्यापारी ज्यादा खतरा मोल लेता है, उससे हम अपेक्षा ही और क्या करें। ये मूर्खता है या फिर देशवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ? अमेरिका के दबाव में किया गया एक शर्मनाक सीज फायर। फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि मित्र देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, पर पाकिस्तान की नहीं। स्पीकर मैडम, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का पर्व है। किस बात का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी? हमले के पहले आपके विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की पूर्व सूचना देते, उसका जश्न मनाए? इसी का असर यह था कि हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पायलट्स का क्या हुआ? इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? सीज फायर का ऐलान इनके कथित मित्र ट्रंप करते हैं, इससे जो हमारी देश की तीनों सेनाओं का मानसिक खच्चीकरण हुआ, क्या उसका जश्न मनाए? और तो और पहलगाम के आतंकियों को कोई सुराग नहीं, क्या इसका जश्न मनाए? इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी, अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्डलाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से हाथ मिला रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी और आज हमारे पड़ोसी हमें लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। स्पीकर मैडम, विदेश जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ तस्वीर खिंचवाना ही विदेश नीति बन गई है। अब यह सरकार प्रश्न पत्र भी खुद बनाती है और उत्तर भी खुद तय करती है। जनता से कोई संवाद नहीं, पार्लियामेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये सरकार केवल प्रचार की मशीन बनकर काम कर रही है। पहलगांव के शहीदों के परिवारों को जवाब कौन देगा? सरकार की कूटनीति की असफलताओं को जवाब कौन देगा? चीन की बढ़ती घुसपैठ और पड़ोसी देशों की बेरुखी का जवाब कौन देगा? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार को सत्ता में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हर सांसद लोगों के सवालों को उठाता रहेगा और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो।